अगर मैं एक रस्सी पे या किसी और मीडियम पे एक वेव जनरेट करूं तो ये वेव कुछ ऐसे दिखने वाली है। अब ये यहीं पे खड़ी तो रहेगी है नहीं, ये आगे मूव करने वाली है ऐसे। और क्योंकि ये ट्रैवल कर रही है इसलिए इसे हम कहते हैं ट्रैवलिंग वेव। अब यही एक टाइप की वेव नहीं होती है, हमारे पास एक और टाइप की वेव है, स्टैंडिंग वेव कहते हैं उसे हम। देखो कुछ ऐसे। देखो इसे स्टैंडिंग वेव इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेव एक ही पोजीशन पे खड़ी है, ये कहीं आगे पीछे मूव नहीं कर रही है, ये ट्रैवल नहीं कर रही है, और ये एक ही पोजीशन पे खड़े होकर डांस कर रही है। इसे डांसिंग वेव भी तुम कह सकते हो, लेकिन इसका नाम हमने स्टैंडिंग वेव रख दिया है। तो आओ पढ़ते हैं कि स्टैंडिंग वेव कैसे बनती है। अब अगर तुम एक ऐसी मीडियम लो जिसकी कोई बाउंड्री नहीं हो, जैसे कि एक इनफाइनाइटली लंबी रस्सी, और उसके अंदर तुम वेव को जनरेट करो, तो क्या होने वाला है कि ये वेव ये हमेशा के लिए ट्रैवल करेगी, ये कभी रुकने वाली नहीं है। अब ऐसी मीडियम का फायदा ये होता है कि तुम इस मीडियम में किसी भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वेव को जनरेट कर सकते हो, किसी भी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की वेव को जनरेट कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मीडियम पे बाउंड्री लगा दो ऐसे, तो क्या होने वाला है कि ये वेव बाउंड्री से जाके टकराएगी और रिफ्लेक्ट कर जाने वाली है, और ये फिर खुद से इंटरफेयर करेगी, अपने पीछे वाले पार्ट से ही इंटरफेयर करने वाली है, और उसके बाद हमें मिलता है स्टैंडिंग वेव्स। अब इनकी खासियत यह है कि स्टैंडिंग वेव्स केवल किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ और किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए ही जनरेट हो सकते हैं, ये हर एक वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए जनरेट नहीं होने वाले हैं। तो अब एक एग्जाम्पल की मदद से इसके बारे में और समझते हैं। तो यहां पे मैं लेने वाला हूं एक स्ट्रिंग, ये होगी मेरी स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग को मैं फिक्स कर देने वाला हूं दोनों एंड पॉइंट से ऐसे। तो यानी कि मैंने मीडियम पे लगा दी है बाउंड्री। देखो फॉर एग्जांपल एक गिटार की स्ट्रिंग ये ऐसी ही तो होती है, ये दोनों एंड से फिक्स होती है गिटार की स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग में मैं वेव्स को जनरेट करने वाला हूं, तो क्या होगा कि इस स्ट्रिंग के पार्टिकल्स ये ऑसिलेट करने लगेंगे, अपने इस रेस्टिंग पोजीशन के अबाउट ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगेंगे। लेकिन अगर तुम इन पॉइंट्स को देखो, इन पार्टिकल्स को जो कि एंड पॉइंट्स में है, ये तो ऑसिलेट नहीं कर सकते हैं, ये तो फिक्स है ना, तो यानी कि इनकी कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाली है, नो डिस्प्लेसमेंट। अब इसलिए इन पॉइंट्स का हम एक नया नाम देते हैं, इन्हें हम कहते हैं नोड्स। नोड्स यानी कि एंड पॉइंट्स पे होने वाले हैं नोड्स, नो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट्स। अब इसे याद रखने का तरीका है कि नो डिस्प्लेसमेंट होगा नोड्स पे। अब आओ देखते हैं कि इस मीडियम में स्टैंडिंग वेव कैसे जनरेट होती है। तो मैं इस रस्सी पे एक पल्स को जनरेट करने वाला हूं और इसे आगे भेजूंगा, तो ये पल्स इस एंड पॉइंट के टुवर्ड्स ट्रैवल करने लगेगी। अब ये इसे टकराएगी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाने वाली है। लेकिन अगर एक वेव एक फिक्स्ड एंड पॉइंट से टकराए तो ये इन्वर्ट होकर रिफ्लेक्ट होती है, ये उल्टी होकर रिफ्लेक्ट होती है। तो कुछ ऐसा होने वाला है, ये उल्टी हो जाएगी और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाउंस कर जाएगी इस डायरेक्शन में, और फिर ये जाएगी यहाँ इस एंड पॉइंट पे, फिर ये इससे टकराएगी और फिर ये यहाँ पे उल्टी होकर फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ऐसा ही मोशन कंटिन्यू होता रहेगा। अब देखो, अगर मैं एक पल्स की जगह एक सिंपल हार्मोनिक वेव को जनरेट करके आगे की तरफ भेजूं, तो देखो ये सिंपल हार्मोनिक वेव ये भी इस एंड पॉइंट से रिफ्लेक्ट होने वाली है, उल्टी होकर रिफ्लेक्ट होने वाली है, और फिर ये खुद से ही इंटरफेयर करने वाली है और हमें कुछ अलग ही वेव मिलने वाला है। देखो जब ये पहली पीक ये पहुंचेगी इस एंड पॉइंट पे, तो ये उलट जाने वाली है, ये इन्वर्ट हो जाने वाली है, और फिर ये रिफ्लेक्ट करेगी। कुछ ऐसी वेव हमें मिलने वाली है, ऐसी, और ये इस साइड इस लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल करने लगेगी, और ये इंटरफेयर करेगी इस पीछे वाली वेव के साथ, पीछे वाली पीक के साथ, जो कि राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। अब देखो इन दोनों वेव के इंटरफेरेंस के कारण एक फाइनल वेव जनरेट होने वाला है, एक फाइनल वेव हमें दिखने वाला है। अब हमें पता है कि इस वेव की शेप, इसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। हम लिख लेंगे y टोटल इज इक्वल टू y जो कि राइट डायरेक्शन में जा रही है, वेव जो कि राइट डायरेक्शन में जा रही है, प्लस वेव जो कि लेफ्ट डायरेक्शन में जा रही है। इन दोनों की इक्वेशन को हम जोड़ देने वाले हैं, तो हमें मिल जाएगा फाइनल वेव कैसे दिखने वाली है इंटरफेरेंस के बाद। लेकिन देखो जनरली तुम्हें एक अजीबो गरीब दिखने वाली वेव ही मिलने वाली है, कुछ ऐसी वेव। लेकिन किसी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के लिए तुम्हें स्टैंडिंग वेव मिल सकती है। अब अगर तुम्हें पता लगाना हो कि कौन कौन सी वेवलेंथ के लिए हमें स्टैंडिंग वेव मिलेगी, तो इसके लिए हमें यह पता लगाना पड़ेगा कि एक वेव का कितना हिस्सा इस स्ट्रिंग में फिट आ सकता है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है कि एंड पॉइंट पे जो पार्टिकल है ना, वो अपने रेस्टिंग पोजीशन पे ही हैं, वो बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हो रहे हैं। यानी कि हमें पता लगाना है कि कितना वेवलेंथ इस स्ट्रिंग में फिट आ सकता है, आधा वेवलेंथ या फिर एक चौथाई या फिर एक वेवलेंथ या फिर दो वेवलेंथ जो कि इस स्ट्रिंग में फिट आ सकता है और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकता है। अब इसके लिए मेरे पास एक रेफरेंस सिंपल हार्मोनिक वेव है। अब ये वेव मान लेते हैं कि यहां स्टार्ट हो रही है नोड से,
अब ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास पहला पॉइंट ये तो नोड पे ही होना चाहिए। अब देखो उसके बाद ये वेव यहाँ जाएगी और फिर ये यहाँ पे वापस नोड पे आ जा रही है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये होने वाली है पहली स्टैंडिंग वेव मेरी, जो कि यहाँ इस रस्सी में फिट आ सकती है। तो मेरी पहली स्टैंडिंग वेव ये कुछ ऐसी दिखने वाली है। अब देखो ये क्योंकि स्टैंडिंग वेव है इसलिए ये लेफ्ट या राइट मूव करती हुई नहीं दिखने वाली है। ये क्या होगा कि यहीं पे ये ऑसिलेट करती रहेगी ऊपर नीचे। थोड़े समय बाद ये यहाँ पे ऐसे कुछ होगी, फिर ये फ्लैट लाइन हो जाने वाली है, फिर ये ऐसे नीचे दिखने वाली है रस्सी, ये ऐसे, और उसके बाद फिर ये और नीचे आने वाली है ऐसे, और फिर ये ऊपर नीचे ऐसे ही ऑसिलेट करती रहेगी इस नोड्स के बीच में। तो इसे दिखाने के लिए हम कभी कभी ये शैडो लाइन दिखा देते हैं। किन्हीं किन्हीं किताबों में तुम्हें ये शैडो लाइन दिखा हुआ मिलेगा। ये बताता है कि ये वेव ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है बल्कि स्टैंडिंग वेव है, और ये रस्सी जो है इन दोनों पोजीशन के बीच में ऑसिलेट कर रही है ऊपर नीचे ऐसे। अब देखो ये सबसे बड़ी वेवलेंथ है, ये सबसे बड़ी वेवलेंथ की स्टैंडिंग वेव है जो कि मेरे इन दोनों नोड्स के बीच में बन रही है, और इसलिए इसे हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं। इसे हम कहते हैं फंडामेंटल वेवलेंथ। अब देखो ये सबसे बड़ी वेव होने वाली है जो कि हमारे इन दोनों नोड्स के बीच में बन सकती है, और ये सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग वेवलेंथ भी होने वाली है। अगर तुम स्ट्रिंग को ऐसे ही छोड़ दो तो स्ट्रिंग इसी वेवलेंथ में ऑसिलेट करती रहेगी। और देखो इस स्ट्रिंग में बहुत अलग अलग वेवलेंथ की भी स्टैंडिंग वेव बनने वाली है, लेकिन उन सबको डोमिनेट कर जाएगी हमारी फंडामेंटल वेवलेंथ। अब आओ देखते हैं कि नेक्स्ट वेवलेंथ कौन सा बन सकता है इसमें स्टैंडिंग वेव का। तो देखो हमारी पहली वेवलेंथ तो यहाँ से इस नोड तक की थी, ये थी हमारी फंडामेंटल वेवलेंथ। अब हमारी सेकेंड स्टैंडिंग वेव ये होने वाली इस नोड से ये एक और नोड आगे, यानी कि ये हो जाएगी हमारी सेकेंड हार्मोनिक। इसे हम कह देते हैं सेकेंड हार्मोनिक ये। अब इस वेवलेंथ को सेकेंड हार्मोनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि पहली बात तो ये कि सेकेंड वेवलेंथ है, और दूसरी बात ये कि यहाँ पे हो रहा है रेजोनेंस, और जब भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में रेजोनेंस हो रहा हो तो हम उसे हार्मोनिक के नाम से बुलाते हैं। तो ये सेकेंड हार्मोनिक। अब देखो ऐसे और भी स्टैंडिंग वेव्स बन रही होगी। जो थर्ड वेव बनेगी वो होने वाली है कुछ यहाँ से यहाँ तक। ये देखो यहाँ से ये फंडामेंटल, फिर यहाँ से यहाँ तक ये हो गई सेकेंड हार्मोनिक, और फिर अगला नोट यहाँ से अगला नोट। ये देखो दोनों एंड पॉइंट पे हैं नोट्स, तो ये हो जाने वाली है हमारी थर्ड हार्मोनिक, कुछ ऐसी दिखने वाली है। अब उसे भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगी थर्ड हार्मोनिक। अब ऐसी तो बहुत सारी वेवलेंथ को तुम यहाँ पे बना सकते हो इन दोनों नोड्स के बीच में, लेकिन आओ एक बार डिटेल में देखते हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। हाँ, तो ये है एक स्टैंडिंग वेव जो कि हमारी इन दोनों नोड्स के बीच में बन रहा होगा। अब स्टैंडिंग से मेरा मतलब ये है कि ये वेव कहीं भी ट्रैवल करती हुई नहीं दिखेगी। ये पीक या लेफ्ट या राइट ट्रैवल करते हुए नहीं दिखने वाली है, बल्कि ये वेव यहीं पे खड़े खड़े डांस करेगी ऊपर नीचे, और थोड़े समय बाद ये वेव कुछ यहाँ पे होने वाली है। देखो ये वाली पीक ये ऊपर से नीचे आ चुकी होगी, और ये वाली पीक ये नीचे से ऊपर चली गई होगी। तो ऐसे ये वेव यहीं पे डांस कर रही होगी। अब अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें दिखेगा कि ये वाली पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ के पार्टिकल्स बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी रेस्ट पे हैं। यहाँ पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। नो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ये वाली पॉइंट्स यहाँ पे नोड्स बना रही हैं। अब देखो असल में हो ये रहा है कि हम इस स्ट्रिंग पे कंटिन्यूसली वेव को बना रहे हैं और यहाँ पे आगे की तरफ ट्रैवल करवा रहे हैं, और जब ये वेव यहाँ इस नोड तक पहुँचती है, इस फिक्स पॉइंट तक, तो फिर यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, उल्टी होकर रिफ्लेक्ट कर जाती है, और ये पीछे से आने वाली वेव से इंटरफेयर करने लगती है। अब यहाँ इस पॉइंट पे इंटरफेरेंस कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है। हमेशा कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है ये दोनों वेव्स, आने वाली और जाने वाली वेव्स, और इसलिए यहाँ के जो पॉइंट है ना, ये बिल्कुल भी मूव नहीं करते हैं। इनका डिस्प्लेसमेंट ये जीरो ही रहता है विथ टाइम। सिमिलरली इस वाली पॉइंट का भी, और इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं नोड्स। अब अगर तुम इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रहा है, और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि आने वाली वेव और जाने वाली वेव दोनों ही यहाँ पे हमेशा कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती हैं। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, सेम चीज यहाँ पे भी होगी। अब देखो इन पॉइंट्स को भी हम एक अलग नया नाम देते हैं। अब ये थी नो डिस्प्लेसमेंट की पॉइंट, और इसे हमने कहा था नोड्स। अब यहाँ पे हो रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि इसका ऑपोजिट, तो इसे हम कह देते हैं एंटी नोड। एंटी नोड, नोड की ऑपोजिट। अब देखो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडिंग वेव इसलिए बन रही है क्योंकि हम एक सिंपल हार्मोनिक की वेव भेज रहे हैं, और ये वेव यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, उल्टी होने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है, और ये खुद के साथ इंटरफेयर कर रही है।
अपने पीछे वाली वेव के साथ, और इसलिए हमें ऐसा पैटर्न मिल रहा है, एक स्टैंडिंग वेव का पैटर्न। अब आओ आगे क्या करते हैं कि इस स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ को लिखना सीखते हैं इस स्ट्रिंग की लेंथ के टर्म्स में। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, और यहाँ पे है मेरे पास कुछ स्ट्रिंग्स जिसमें हम बनाने वाले हैं स्टैंडिंग वेव्स, और ये सारी स्ट्रिंग्स ये अपने एंड पॉइंट्स पे फिक्स्ड हैं ताकि यहाँ एंड पॉइंट्स पे बन जाए नोट्स। अब देखो ये है मेरी सबसे पहली स्टैंडिंग वेव, फंडामेंटल वेवलेंथ, और ये कुछ ऐसे बन रही है। अब अगर मुझे दिया हुआ है कि इस रोप की लेंथ ये कुछ 10 मीटर्स के बराबर है, 10 मीटर्स, तो तुम क्या पता लगा सकते हो कि इस फंडामेंटल वेव की वेवलेंथ क्या होने वाली है, इसकी लैम्डा क्या होने वाली है। मैं चाहूंगा कि तुम वीडियो को एक बार पॉज करो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो। अब अगर तुमने ट्राई कर लिया है तो आओ देखते हैं। देखो जल्दीबाजी में तुम ये कह सकते हो कि लैम्डा इस वेव की वेवलेंथ ये 10 मीटर्स के बराबर होने वाली है, लेकिन ये एक कंप्लीट वेवलेंथ तो है नहीं यहाँ पे अभी, जो कि तुम कह रहे हो कि 10 मीटर्स के बराबर होगी। देखो ये एक आधी वेवलेंथ ही है। यहाँ मैं एक रेफरेंस वेव तुम्हें दिखाता हूँ। हमारे पास जो वेव बनी है फंडामेंटल वेव, ये इस नोड से स्टार्ट करके यहाँ से यहीं पे तो खत्म हो जा रही है, और ये एक पूरी वेव थोड़ना है, ये तो एक वेव का आधा है। एक पूरी वेव तो होगी यहाँ से यहाँ तक, तो यानी कि हमारे पास जो फंडामेंटल वेव बन रही है वो हाफ वेवलेंथ की बन रही है। यानी कि ये जो वेव है ना हमारी फंडामेंटल वेव, ये यहाँ पे अगर मुझे पूरी वेव बनानी हो तो ये यहाँ पे ऐसे कहीं पे पूरी होने वाली है, ठीक है। तो यानी कि ये हो गई लैम्डा बाई 2, जो हमें दिख रहा है अभी रस्सी पे, ये है लैम्डा बाई 2, एक वेवलेंथ का आधा। तो लैम्डा बाई 2 ये बराबर है 10 मीटर्स के। तो अगर मैं दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 20 मीटर्स, 20 मीटर्स। यानी कि मेरी फंडामेंटल वेव उसकी वेवलेंथ आ गई बराबर 20 मीटर्स के। अब आप देखते हैं कि सेकंड हार्मोनिक इसकी वेवलेंथ कितनी आती है। तो ये हो गई मेरी सेकंड हार्मोनिक, और इसे अगर तुम ध्यान से देखो तो ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ नोड से, फिर यहाँ वापस से एक नोड आ रहा है बीच में, यहाँ कोई भी नोड नहीं था बीच में, यहाँ पे एक नोड आ रहा है बीच में, और फिर ये यहाँ पे ऐसे। तो ये मुझे दिख रहा है कि एक कंप्लीट वेवलेंथ बन रही है मेरी इस रस्सी के ऊपर, यानी कि एक कंप्लीट वेवलेंथ ये बराबर है 10 मीटर्स के। मैं लिख सकता हूँ लैम्डा ऑफ सेकंड हार्मोनिक ये बराबर हो जाने वाला है 10 मीटर्स के। ये तो डायरेक्टली आ गया। अब आप बात करते हैं थर्ड हार्मोनिक की। तो थर्ड हार्मोनिक कुछ ऐसे बनने वाली है। अब अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो ये यहाँ एक नोड, ये दो नोड, और ये फिर यहाँ वापस खत्म हो रही है। यहाँ पे कोई भी नोड नहीं था बीच में, यहाँ पे एक नोड आ रहा है सेकंड हार्मोनिक में, थर्ड हार्मोनिक में 2 नोड आ रहे हैं बीच में। हाँ, अब देखते हैं कि कितना वेवलेंथ है। तो यहाँ से यहाँ ये हो गया एक वेवलेंथ, और फिर ये हो गया आधा वेवलेंथ, यानी कि 1.5 वेवलेंथ ये बराबर है 10 मीटर्स के। तो आओ इसे लिख लेते हैं 1.5 या फिर 3/2 लैम्डा ये बराबर है 10 मीटर्स के। तो मैं अगर दोनों साइड 2/3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा ऑफ थर्ड हार्मोनिक, लैम्डा 3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 10 या फिर 20/3। अब आप बात करते हैं फोर्थ हार्मोनिक की। तो ये फोर्थ हार्मोनिक कुछ ऐसा बनने वाला है। देखो यहाँ पे 1 2 3 नोड आ रहे हैं बीच में। इसके पहले थर्ड हार्मोनिक में 2 ही नोड थे बीच में। अब अगर इसकी बात करें हम तो यहाँ से यहाँ हो गया एक वेवलेंथ, फिर यहाँ से यहाँ हो गया 2 वेवलेंथ। तो यानी कि 2 वेवलेंथ बन रहे हैं मेरी 10 मीटर की रस्सी में। तो अब इसे लिख लेते हैं 2 वेवलेंथ 2 लैम्डा ये बराबर है 10 मीटर्स के, यानी कि लैम्डा बराबर हो जाएगा 10/2 के। यानी कि फोर्थ हार्मोनिक लैम्डा 4 ये बराबर है 10/2 के। अब आप फिफ्थ हार्मोनिक की बात करते हैं। तो फिफ्थ हार्मोनिक कुछ ऐसा दिखने वाला है। देखो यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, ये हो गई हमारी एक वेवलेंथ, फिर ये दूसरी वेवलेंथ, और फिर ये आधी वेवलेंथ, यानी कि 2.5 वेवलेंथ ये आ रही है हमारी 10 मीटर की स्ट्रिंग के अंदर। यानी कि मैं लिख सकता हूँ 2.5 या फिर 5/2 लैम्डा ये दिस इज इक्वल टू 10 मीटर्स। अब अगर मैं दोनों साइड 2/5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ से ये कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 2/5। तो यानी कि लैम्डा ऑफ फिफ्थ हार्मोनिक लैम्डा 5 ये बराबर है 2/5 इंटू 10 मीटर्स के। अब ऐसा करके तुम किसी भी हार्मोनिक की वेवलेंथ को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि 44th हार्मोनिक की वेवलेंथ बताओ, तो क्या तुम सारी डायग्राम को फिर से बनाने के लिए बैठोगे? नहीं ना। तो आओ क्या करते हैं कि इन वैल्यूज के बीच में से एक पैटर्न को निकालते हैं। तो हमारी फंडामेंटल वेवलेंथ ये थी 20 मीटर्स। अब इसे मैं लिख सकता हूं एज 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 1। अब हमारी सेकेंड हार्मोनिक ये थी 10 मीटर्स, तो इसे मैं लिखने वाला हूं एज 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 2।
अब हमारी थर्ड हार्मोनिक ये थी 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 3, ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है ऐसे। अब हमारी फोर्थ हार्मोनिक, इसे मैं लिख रहा हूँ एज 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 4, और हमारी फिफ्थ हार्मोनिक, इसे हम लिख रहे हैं एज 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 5। ये थर्ड हार्मोनिक भी लिख देते हैं 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 3। अब तुम्हें एक कॉमन पैटर्न यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर तुम्हें nth हार्मोनिक निकालनी है, लैम्डा nth हार्मोनिक की वेवलेंथ निकालनी है, तो तुम लिख देना 2 इंटू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। 10 मीटर्स कुछ नहीं, बल्कि ये स्ट्रिंग की लेंथ है ना, अब ये तो कुछ भी और हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे L लिख दिया है, डिवाइडेड बाई n, जिस हार्मोनिक की हम बात कर रहे हैं। अगर तुम्हें फंडामेंटल वेव की वेवलेंथ चाहिए तो n की वैल्यू उसके लिए 1 डाल देना, n की वैल्यू 1। और अगर तुम्हें सेकंड हार्मोनिक चाहिए तो n की वैल्यू 2, थर्ड हार्मोनिक के लिए 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर तुम्हें 44th हार्मोनिक की वैल्यू निकालनी है, वेवलेंथ की वैल्यू, तो यहाँ पे n की वैल्यू 44 डाल देना। अब देखो, बस एक बात का ध्यान रखना कि यहाँ पे हम स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो भी स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग की। और हमारी स्ट्रिंग ये दोनों एंड से फिक्स्ड है, यानी कि दोनों एंड पे हमेशा नोड बनना चाहिए। वैसे देखो, प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली हमेशा हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग होगी जिसपे कि दोनों एंड पे नोड ही बने, दोनों एंड फिक्स्ड हो, जैसे कि गिटार की स्ट्रिंग ले लो या फिर पियानो की स्ट्रिंग। अब आओ एक बार रिकैप कर लेते हैं। अगर तुम किसी मीडियम के अंदर एक वेव को कन्फाइन कर दो, रिस्ट्रिक्ट कर दो, तो ये वेव बाउंड्री से जाके रिफ्लेक्ट होने वाली है और ये खुद से इंटरफेयर करेगी, कहीं कहीं पे कंस्ट्रक्टिवली और कहीं कहीं पे डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेगी। अब इसके कारण किसी किसी वेवलेंथ के लिए हमें मिलने वाला है स्टैंडिंग वेव्स। अब स्टैंडिंग वेव से मेरा मतलब ये है कि ऐसी वेव्स जो कि ट्रैवल नहीं करें, आगे पीछे मूव नहीं करें, बल्कि एक ही जगह पे खड़ी होके डांस करें, ऑसिलेट करें ऊपर नीचे। अब इन वेव्स में कुछ पॉइंट्स होने वाले हैं जहां पे पार्टिकल बिल्कुल भी मोशन नहीं करेंगे, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होने वाला है। इन पॉइंट्स को हम कह देते हैं नोड्स। और कुछ पॉइंट्स होने वाले हैं जहां पे पार्टिकल बहुत ही ज्यादा ऑसिलेट करेंगे, बहुत ही ज्यादा मोशन होने वाला है। अब इन पॉइंट्स को हम बोल देते हैं एंटी नोड्स। अब अगर तुम्हें किसी स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ऐसी स्ट्रिंग जो कि दोनों पॉइंट पे फिक्स्ड हो, उसकी वेवलेंथ पता करनी है, तो तुम ये अज्यूम कर लेना कि स्टैंडिंग वेव ये एक सिंपल हार्मोनिक वेव की तरह है जिसकी दोनों एंड्स पे नोड्स बने हुए हैं। अब इसकी मदद से हमने एक फॉर्मूला निकाल लिया था वेवलेंथ का। हमने लिखा था वेवलेंथ ऑफ स्टैंडिंग वेव दिस इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइड बाई n, जहां पे n हो गया नंबर ऑफ हार्मोनिक जिसकी वेवलेंथ हमें निकालनी है।